हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स जो है माउथ, ईसोफेगस एंड स्टमक। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी पार्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा, जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक में हम समझेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। और ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज के यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, यानी कि ओरल कैविटी से, और माउथ कंटिन्यू होता है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस कंटिन्यू होता है एक जे शेप्ड ऑर्गन में, जिसका नाम है स्टमक। अब चलिए समझते हैं स्टमक के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का 4th पार्ट, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो स्टमक के बाद कंटिन्यू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल fitted into a compact space by extensive coiling. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा पार्ट होता है, और ये एक छोटे से स्पेस में यानी कि कॉम्पैक्ट स्पेस में फिटेड होता है एक्सटेंसिव कॉइलिंग की मदद से। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबी ट्यूब होती है और इसको इतने छोटे से स्पेस में फिट होना होता है, इसीलिए ये एक्सटेंसिवली कॉइल्ड होती है, मतलब बहुत ही घुमावदार होती है, जिससे ये छोटे से स्पेस में फिट हो सके। और इतना ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन is longer in herbivorous than in carnivorous as it takes more time to digest cellulose. Herbivorous में small intestine लंबी होती है carnivorous के मुकाबले, क्योंकि herbivorous animals को ज्यादा टाइम लगता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में। यहाँ पर 2 ऑर्गेनिजम्स की बात करी गई है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर्बीवोरस और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं, यानी कि प्लांट पे फीड करते हैं। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि इसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस में लंबी होती है, लॉन्गर होती है। लेकिन कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, यानी कि दूसरे जानवर का मीट खाते हैं, और मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, शॉर्टर होती है। तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, हर्बीवोरस एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर क्यों होती है कार्निवोरस एनिमल्स के मुकाबले। तो ये तो था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब चलिए समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन में क्या फंक्शन होता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन द इंटेस्टाइनल वॉल contains intestinal glands which secrete intestinal juices for the final digestion of food. Intestinal wall में होते हैं intestinal glands जो secrete करते हैं, रिलीज करते हैं intestinal juices, जिनकी मदद से फूड का फाइनल डाइजेशन होता है। तो जैसे कि हमें पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का फाइनल डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्लैंड्स, जिनका नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं कुछ जूसेस, जिनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। ये वो जूसेस हैं या फिर एंजाइम्स हैं जो फूड का फाइनल डाइजेशन यानी कि फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं
that intestine is the final site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. Intestine वो साइट है जहां पे फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट की कंप्लीट डाइजेशन होती है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन और मोर स्पेसिफिकली डिओडेनम वो साइट है जहां पे फूड की यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं. बट डाइजेशन के बाद फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए हैं उनका क्या होता है? डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब करती है एक प्रोसेस की मदद से जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर्स जिनका नाम है विलाई. विलाई छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और अगर आप इस ट्यूब को कट करेंगे यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आपको दिखेगा अंदर की साइड पे छोटे छोटे फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं और इनको हम बोलते हैं विलाई. विलाई वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं. So, the inner lining of small intestine contains numerous finger-like projections known as villi. Small intestine की inner lining पे बहुत सारे finger-like projections होते हैं जिनको villi बोलते हैं. अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो villi की मदद से inner lining का surface area increase हो चुका है और जितना ज्यादा surface area होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी. सो विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया टू मैक्सिमाइज फूड एब्जॉर्प्शन एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स. विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जिससे फूड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके और फूड एब्जॉर्प्शन के बाद जो ब्लड वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं. तो हमने समझा स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और इसके अंदर फूड की फाइनल डाइजेशन होती है और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोलते हैं विलाई. अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज द फाइनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइनल पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन. अब हम समझ चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है. तो लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में क्या रोल होता है? जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है यानी कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और फूड का डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है लार्ज इंटेस्टाइन. हम फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर सब्सटेंसेस का इंटेक करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स और इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा हम फूड के थ्रू इंटेक करते हैं वाटर का. तो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को निकालने का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और माउथ का और फूड में से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. सो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन में अनडाइजेस्टेड फूड में से. अनडाइजेस्टेड फूड वो फूड है जो डाइजेशन के बाद रह जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है लार्ज इंटेस्टाइन. और अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है उसका क्या होता है?
अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो वेस्ट है, जो बॉडी के किसी काम का नहीं है, उसको बॉडी बाहर एक्सक्रीट करती है, रिमूव करती है इस ओपनिंग के थ्रू जिसका नाम है एनस। सो अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फीकल मैटर। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू सॉलिड फीकल मैटर की फॉर्म में, यानी कि सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है या फिर फीकल मैटर की फॉर्म में होता है, और उसको डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है एनस के थ्रू, यानी कि इस ओपनिंग के थ्रू। अब क्या ये एनस हमेशा ही ओपन रहता है? नहीं। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होती है तो एनस क्लोज्ड होता है, और जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, जब एक्सक्रीशन होता है, तो एनस ओपन होता है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कराता है? एनस के अराउंड एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर बना होता है कुछ मसल से जो एनस को ओपन या फिर क्लोज करता है। सो एनस इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, और ये एनल स्फिंक्टर एक्सक्रीशन के वक्त एनस को ओपन करता है, और जो सॉलिड फीकल मैटर है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट होता है। ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो फीकल मैटर बच जाता है वो एक्सक्रीट होता है एनस के थ्रू, जिसको ओपन करता है एनल स्फिंक्टर। तो ये तो थे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स। अब इन पार्ट्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते, बट इनडायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसा सबसे पहला ग्लैंड है लिवर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, लिवर हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच वेज अराउंड 1.5 kg। लिवर बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और इसका वेट 1.5 kg के अराउंड होता है। लिवर के हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन चलिए हम समझते हैं डाइजेशन में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर का क्या रोल होता है। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस, जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए समझते हैं बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस हेल्प करता है फैट्स की इमल्सिफिकेशन में। फैट्स, जैसे कि हमें पता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो फूड से मिलता है, बट फैट्स इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव जूसेस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फैट्स को इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसीलिए बाइल जूस सबसे पहले फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। बट इमल्सिफिकेशन क्या होता है? अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जब हम पानी के ऊपर ऑयल डालते हैं तो हम नोटिस करते हैं पानी के ऊपर स्पेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं ऑयल के। उन स्पेरिकल बॉल्स यानी कि फैट ग्लोब्यूल्स को इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए बाइल जूस इन फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। बाइल जूस इन फैट ग्लोब्यूल्स की इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कि इन बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनको इजीली डाइजेस्ट कर सके, इनका इजीली फर्दर ब्रेक डाउन कर सके। सो emulsification is the process of breaking down large fat globules into smaller ones for easier digestion. Emulsification एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ा जाता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, जिससे डाइजेशन आसान हो सके। तो बाइल जूस का पहला फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब चलिए देखते हैं बाइल जूस का सेकंड फंक्शन जो है, इट न्यूट्रलाइजेस द फूड
coming from the stomach and makes the medium alkaline for the action of pancreatic enzymes. Bile juice न्यूट्रलाइज करता है फूड को जो स्टमक से आता है और साथ ही मीडियम को एल्कलाइन करता है जिससे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स या फिर पेनक्रियाटिक जूसेस अपना काम कर सके, एक्शन कर सके। अब चलिए इस पॉइंट को समझते हैं डायग्राम की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टमक कंटिन्यू हो रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर अपना सिक्रीशन रिलीज करता है यानी कि बाइल जूस को रिलीज करता है और साथ ही पेनक्रियास अपने पेनक्रियाटिक जूसेस को भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। अब बाइल जूस सबसे पहले फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं और साथ ही स्टमक से जो फूड आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, स्टमक रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और जब ये फूड इंटेस्टाइन में आगे प्रोपगेट होता है तो वो जो एसिड है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे पास ऑन होता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल प्रोटेक्टेड नहीं होती, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे म्यूकस एब्सेंट होता है, जिस वजह से जो एसिडिक फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर सकता है। इसीलिए उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है बाइल जूस। और साथ ही जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है उनके एक्शन के लिए मीडियम को एल्कलाइन बनाता है यानी कि बेसिक बनाता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स काम करते हैं बेसिक मीडियम या फिर एल्कलाइन मीडियम पे और ये मीडियम प्रोवाइड करता है बाइल जूस। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, बाइल जूस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनके बिना डाइजेशन इनकम्प्लीट होगी। इसीलिए बाइल जूस जो कि सिक्रीट करता है लिवर, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक लिवर के बारे में एक फन फैक्ट डिस्कस करते हैं। क्या आपको पता है लिवर की रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी होती है, यानी कि अगर लिवर डैमेज हो जाता है तो वो खुद को रीजनरेट कर सकता है, दोबारा से फॉर्म कर सकता है। या फिर अगर हम लिवर को कट करके किसी को डोनेट कर दें तो लिवर का वो पार्ट भी दोबारा से एक पूरा लिवर का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। लिवर is the only organ in the human body which is capable of regenerating itself. तो ये तो था पहला ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है डाइजेशन में। अब चलिए समझते हैं दूसरे ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है। सो गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल pear shaped organ located just beneath the लिवर। गॉल ब्लैडर एक छोटा पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जो लिवर के जस्ट नीचे होता है। गॉल ब्लैडर की जो शेप होती है वो पियर की तरह होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पियर लिया है और साथ ही इस एरिया का एनलार्ज्ड व्यू लिया है। यहाँ पर प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर और जैसा कि आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर की शेप और पियर की शेप सिमिलर है, इसीलिए गॉल ब्लैडर को पियर शेप्ड ऑर्गन भी बोला जाता है और ये गॉल ब्लैडर जस्ट लिवर के नीचे है। अब जैसा कि हमने समझा, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, बट ये जो बाइल जूस होता है ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं होता। सबसे पहले बाइल जूस जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर एंड गॉल ब्लैडर हेल्प्स इन द स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। गॉल ब्लैडर हेल्प करता है बाइल जूस को स्टोर करने में और साथ ही उसको कंसंट्रेट करने में। लिवर कंटिन्यूअसली फॉर्म करता है बाइल जूस और बाइल जूस को स्टोर करने में हेल्प करता है गॉल ब्लैडर और साथ ही बाइल जूस को और इफेक्टिव बनाने के लिए ये उसको कंसंट्रेट करता है। सो गॉल ब्लैडर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो बाइल जूस को स्टोर करता है और उसको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थर्ड ग्लैंड के बारे में जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करेगा डाइजेशन में, जो है पेनक्रियास। पेनक्रियास एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो स्टमक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। सो पेनक्रियास इज अ टेडपोल शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। पेनक्रियास
एक टेडपोल शेप ग्लैंड है जो स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो पिक्चर्स ली हैं। ये पिक्चर टेडपोल की है और ये पिक्चर यहाँ का एनलार्ज्ड व्यू है। अब चलिए कंपेयर करते हैं टेडपोल और पेनक्रियास की शेप को। टेडपोल फ्रॉग की इंटरमीडिएट डेवलपमेंट स्टेज होती है, यानी कि जब फ्रॉग डेवलप होता है तो बीच में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं टेडपोल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों की शेप सिमिलर है, इसीलिए पेनक्रियास को टेडपोल की शेप से कंपेयर किया जाता है। पेनक्रियास के बहुत सारे रोल्स होते हैं, बट डाइजेशन में इसका क्या रोल होता है, चलिए समझते हैं। Pancreas secretes pancreatic enzymes such as trypsin for the digestion of proteins and lipase for the digestion of emulsified fats. Pancreas secrete करता है pancreatic enzymes जैसे कि trypsin जो प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं और lipase जो emulsified fats का डाइजेशन करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी समझा था, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक एंजाइम्स या फिर जूसेस को सिक्रीट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इन एंजाइम्स के काम के लिए यानी कि फंक्शन के लिए इनको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है बाइल जूस। और जब मीडियम एल्कलाइन हो जाता है तो ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, और लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट्स यानी कि छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स का फर्दर डाइजेशन करते हैं। सो पेनक्रियास एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। और पेनक्रियास लास्ट पार्ट था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमें पढ़ना है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल 8 पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, और इसी के साथ हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप अब आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।